नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और रास्ते में जंगल है। वीडियो की शुरुआत में हाथ जोड़े आपको भारत के जो नौनिहाल नजर आ रहे हैं, इन्हीं के स्कूल को मर्ज करने की कवायद चल रही है। सरकार ये कह रही है कि जिन स्कूलों में बच्चों के आने की संख्या कम है, उन स्कूलों को क्यों ना मर्ज कर दिया जाए। स्कूलों को मर्ज करने के पीछे ये कहा जा रहा है कि बेहतर संसाधन में अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। वैसे भी स्टूडेंट्स कम होते हैं तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती, अधिक खर्च करना पड़ता है। इस तरीके की कवायद दी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो शिक्षा बेहतर हो जाएगी, संसाधन कम लगेंगे, सरकार का पैसा कम खर्च होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। इस तरीके की कवायद तब अच्छी लगती जब आप सच में सरकारी स्कूलों को बेहतर बना चुके होते। अपने सिर पर हाथ रखकर, अपने सीने पर हाथ रखकर अगर आप एक बार यही सवाल खुद से पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश या देश के सरकारी स्कूलों की हालत ठीक हो चुकी है। हम सभी को पता है कि किस तरीके से जर्जर मकानों में स्कूल चल रहा होता है। एक एक टीचर के भरोसे कितने कितने स्टूडेंट होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक ही क्लासरूम में 1 से 5 तक के बच्चों को बोरिया पर बैठकर पढ़ाया जाता है और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? क्या आपने आज तक सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया? क्या सरकारी स्कूल बेहतर हो चुके हैं? अगर सरकारी स्कूल बेहतर नहीं हो चुके हैं तो किस कबाड़ और भंगार स्कूल में मर्ज किया जा रहा है? एक पहले से कबाड़ स्कूल है, दूसरे और कबाड़ स्कूल को मर्ज कर कर ये कहा जा रहा है कि बच्चों के संसाधन का ठीक इस्तेमाल होगा, शिक्षा का बोझ सरकार पर कम लगेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। सच में ये वहाँ ये मेरे संज्ञान में है। 20 साल वाले कोनो रोड साइड नहीं जाना और 8 साल वाले बच्चे कहाँ साइड जाने हैं। और इतने बड़े अमीर आदमी है। चलो हम विचार करते हैं। अभी मैं विचार करता हूँ, फिर बड़े बड़े वाहन मैं कोशिश करता हूँ, आप परेशान न हो। इसके लिए इस समय छात्र संख्या 43 है और उस स्कूल सर 35 बच्चे हैं वहाँ, 35 बच्चे हैं। अब वो चक्कर है ना, देखो जो पेयरिंग का वो जहाँ पे जगह ज्यादा है ताकि हम कमरा उसको दे सके, हर क्लास के बच्चों को एक एक कमरा दिया जी। ये जगह हमारे पुरखों ने दी थी बनाने के लिए कि बच्चे गांव में पढ़े लिखे और अब कोई एक भी जगह नहीं दे रहा है और अब नहीं हम देंगे। नहीं पहले देते रहे, अब नहीं हम देंगे। पहले दे दी थी कि बच्चे हमारे गांव के सुकून से रही हैं, पढ़िए लिखिए। चलो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं आपका विद्यालय कहीं जाए नहीं, बस ठीक है। मैं बात करता हूँ, परेशान नहीं। मैं विचार करता हूँ, नहीं जाएगा। हम उस देश में रह रहे हैं जहां मंदिरों पर खूब खर्च हो रहा है। माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि हम मूर्तियों में लाखों लाख रुपए लगा देते हैं, जो हमारी प्राथमिकताओं में से एक नहीं होना चाहिए। पूजा तो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा घर पर नहीं मिल सकती है। आज भी दूर दराज में झोली में किताब भर कर जाने वाला जो बच्चा है, उससे पूछिए कि जब उसका स्कूल मर्ज किया जाएगा तो उसे कैसा लगेगा। ऐसे ही कुछ बच्चे अपने सिर का बाल प्रतिरोध के रूप में उतरवा कर हाथ जोड़कर सरकार से विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारे स्कूल को मर्ज ना करे, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता है, हमें बहुत डर लगता है और बारिशों में आवागमन का साधन टूट जाता है, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। शिक्षा की भीख मांग रहे हैं ये बच्चे। इस वीडियो को देखकर हमें और आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हम विश्वगुरु बन रहे भारत की कल्पना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विश्व हमारी तरफ टकटकी लगाकर देखता है और हमारे स्कूल में आज भी बच्चों के पढ़ने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो थी ही नहीं, और अब तो स्कूलों को मर्ज कर स्कूलों को बंद करने की बात कही जा रही है। क्या कसूर है इन बच्चों का? इनका कसूर यही है कि ये गरीब पैदा हो पाए। इनका कसूर ये है कि इनके माँ बाप इतनी कमाई नहीं कर पा रहे कि वो गवर्नमेंट में महंगी फीस दे पाए। इसीलिए आज भी झोली में किताब भर कर अपने साथ चटाई लेकर जाने वाले ये बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका स्कूल मर्ज ना किया जाए, इनका स्कूल बंद ना किया जाए, क्योंकि बारिशों में स्कूल जाने में दिक्कत आती है।
रास्ते में जंगल होता है जिसमें जानवर होते हैं, जान का खतरा होता है, इसलिए हमारा स्कूल बंद मत कीजिए, इस तरीके का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए। इसलिए देखिए क्योंकि जब आप ये कहें कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी बन रही है, हम चंद्रयान पर पहुंच रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, और उसी देश में जब भारत के बच्चे शिक्षा की भीख मांग रहे हों, जब हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हों कि साहब स्कूल मत बंद कीजिए, तब कैसा लगता है? कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और रास्ते में जंगल है। जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए। शर्म आती है या नहीं? 5000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का सरकारी फरमान है और ये सिर्फ ट्रायल बेस पर किया जा रहा है। अगर इस पर आपत्ति नहीं हुई तो यकीन मानिए एक दिन सरकारी स्कूलों से उठने वाले बोझ तले सरकार नहीं दबेगी। वो कहेगी कि सरकारी स्कूलों पर इतना पैसा हम क्यों खर्च करें, हम प्राइवेट स्कूलों को क्यों ना सौंप दे शिक्षा। ऐसे भी सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे तर्क देने वाले लोगों ने कई तरीके के तर्क दिए। एक तर्क तो ये भी है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों के हाथों में शिक्षा की बागडोर थमा देनी चाहिए। ये सच है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो सारी पढ़ाई का जिम्मा प्राइवेट स्कूलों के कंधों पर दे दिया जाए? ये पता है बिल्कुल वैसी ही बात है जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगे, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने लगे और आपको ये लगने लगे कि पढ़ाई सबसे बड़ा बोझ बन चुका है और सरकार अपना जेब क्यों खर्च करे शिक्षा पर, तब कहना होता है। कभी तो हम ये नहीं कहते कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, हम किसी भी मंदिर पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि मंदिर एक व्यक्तिगत चॉइस होती है, पूजा घर में भी की जा सकती है। मंदिरों में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसीलिए हमें किसी और विकल्प पर, हमें चंद्रयान पर या इसरो पर पैसा खर्च करना चाहिए ताकि हम अलग तरीके का विकास कर पाएं, भारत जो है वो मजबूत बन पाए। इस तरीके का तर्क तो कभी कोई नहीं देता, लेकिन इस तरीके का तर्क जरूर दिया जाता है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो टीचर आते हैं उन पर फालतू का पैसा खर्च होता है, वो अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए स्कूल बंद हो जाना चाहिए। अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर फर्जी टीचरों की रिक्रूटमेंट हो जा रही है, वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो गलती किसकी है? ये तो बिल्कुल गलत बात हुई ना कि टीचर बेहतर नहीं पढ़ा पा रहा है तो स्कूलों को बंद कर दो और बच्चों से उनका शिक्षा का अधिकार छीन लो। ये मतलब क्या मजाक चल रहा है? आप सोच कर देखिए कि ऐसे भी, अभी मैं आपको एक तर्क बता रही हूँ, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, सरकार के मंत्री की तरफ से खुद ही कहा गया है। राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं, उन्होंने संसद में खुद बताया कि सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल उनसे कोसों दूर है, वो शिक्षा से दूर है। इस तरीके की बात संसद में आपके मंत्री खुद कहते हैं। तो बताइए ना, जब 7 लाख बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्कूल भंगार हुए जा रहे हैं, उनमें संसाधनों का अभाव है, हम उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे, इसके बजाय हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। आपको पता है अगर स्कूल इस तरीके से मर्ज हुए तो ग्रामीण इलाकों में और जो दूर दराज, जो दुर्गामी इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं ना, वो शिक्षा से और ज़्यादा वंचित होंगे। ये आंकड़ा 7 से 10 पहुँच सकता है, 14 भी पहुँच सकता है। खास तौर पर लड़कियों को कतई स्कूल भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि सुरक्षा हमारे हाथ में खुद होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे तो वो घर में रहे, इस तरीके की सोच गांव में होती है। और अगर पास का स्कूल बंद हुआ तो सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित होगी लड़कियों की, और आपका ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो तो फेल ही हो जाएगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है, सिर्फ उन बच्चों की नहीं, उन बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी नहीं है। एक राज्य होने के नाते, एक सरकार होने के नाते ये आपकी ड्यूटी है कि आप हर बच्चे को शिक्षित करें, ताकि शिक्षा के अभाव में कोई बच्चा इस तरीके का ना बन जाए कि वो भारत के, वो प्रदेश के विकास के लिए एक पंगु बन जाए, एक विकास की बाधा बन जाए। फिलहाल मैं आपको तमाम आंकड़ों के आधार पर ये बताना चाहती हूँ
कि जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने की कवायद है, ये सिर्फ स्कूलों को बंद करने की कवायद नहीं है। अगर 5,000 से अधिक स्कूल बंद होते हैं तो इसमें 10 लाख से अधिक टीचर जो है वो प्रभावित होंगे। 10,32,000 प्राथमिक स्कूल जो है वो बंद किए जाएंगे, सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे। ये अभी तो सिर्फ 5,000 है ना, टोटल 10,32,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की मंशा है, बंद करने की कोशिश है। बताया ये जा रहा है कि बंद करने की कोशिश के पीछे के तर्क मैं आपको बताती हूँ। कहा जा रहा है कि कम संसाधन और खराब गुणवत्ता है। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर खराब बिल्डिंगें हैं, टीचर प्रॉपर नहीं है, जो स्कूल की जो ज़मीन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक ही क्लासरूम में 1 से 5 तक के बच्चों को बैठाना पड़ता है। तो संसाधन और गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसलिए जो अच्छे स्कूल्स हैं या जो पास के दूसरे स्कूल हैं उन्हें जब मर्ज कर दिया जाएगा तो जो अतिरिक्त बोझ आ रहा था वो बोझ कम हो जाएगा और शिक्षा बेहतर हो पाएगी। जब एक क्लासरूम में एक ही क्लास के बच्चे पढ़ पाएंगे, यानी कि एक क्लास में एक कक्षा 1 के बच्चे बैठे, दूसरे क्लासरूम में कक्षा 2 के बच्चे बैठे, तो इससे पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों को आसानी होती है और इससे सुविधा होगी। इस तरीके की बात कही जा रही है। और आसपास के 3 किलोमीटर के रेंज में सभी स्कूलों को जो है वो बंद करने की कवायद है। लेकिन इससे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ स्कूल नहीं बंद होंगे, इससे लाखों टीचरों की नौकरियां भी प्रभावित हो जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं, जो प्राइमरी बेसिस पे जो चीज़ें जो अलॉट की गई थी उन सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर स्कूल दूर होंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, एक बात। दूसरा, जो इतने ढेर सारे टीचर हैं उनकी नौकरियां जो हैं वो छूट जाएंगी। इसकी वजह से देश भर के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसकी कुछ बानगी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। स्कूल का मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूल का मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूल का मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। स्कूल का मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये ऐसा इसलिए है कि जिन स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या 50 से कम है उन स्कूलों को बंद करने की कवायद है। इसके पीछे का तर्क ये है कि 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए भी 3-3 टीचर अलॉट करने पड़ जाते हैं। एक स्कूल का खर्चा उठाना पड़ जाता है, कॉपी किताब तमाम हेन तेन, इस तरीके की परेशानी होती है जिससे सरकारी पैसा खर्च होता है, व्यर्थ हो जाता है। अगर स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा तो टीचरों की संख्या कम भी रहेगी तो भी वो बेहतर पढ़ा पाएंगे। मतलब इस तरीके की कवायद दी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके का तर्क सिर्फ भारत में ही दिया जाता है। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस खबर पर जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी तब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में जापान की एक लड़की की कहानी लिखी हुई थी। बताया गया कि वो लड़की एक ट्रेन के सहारे अपने स्कूल जाया करती थी। फिर उस ट्रेन को बंद करने की सरकारी फरमान के बीच उस लड़की ने एक लेटर लिखा। बताया कि मैं इसी ट्रेन से अपने स्कूल जाया करती हूँ, अगर ये ट्रेन बंद हो जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। उसके बाद सरकार ने उस ट्रेन को वापस चलाया और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पूरी ट्रेन मात्र एक लड़की को उसके स्कूल पहुंचाने और स्कूल से घर पहुंचाने का काम करती थी। तो जापान में एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलाई जा रही है और यहाँ पर 50 से अधिक बच्चे, 50 से कम बच्चे हैं तो स्कूल बंद करने की बात कही जा रही है। ये पूरी जिम्मेदारी से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर 50 नहीं, अगर 10 बच्चे भी हैं, अगर एक बच्चा भी एक स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो सरकार को उस एक बच्चे के नाते उस पूरे स्कूल को चलाना चाहिए। तब दिखता है कि आपकी मंशा और आपका इरादा क्या है। जब आप ये कह दें कि क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम है
स्टूडेंट कम आते हैं इसलिए स्कूल को बंद कर दिया जाए, ये तो मूर्खता है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी मात्र 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की नज़र 27,000 से अधिक स्कूलों पर है जिनमें 50 से कम स्टूडेंट आते हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर 27,000 स्कूल बंद होते हैं, 27,000 बेसिक स्कूल बंद होते हैं, तो उससे 1,35,000 शिक्षकों की नौकरी जो है वो प्रभावित होगी और 27,000 से अधिक जो प्रिंसिपल हैं उनके पद भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इससे सरकार के पीछे का तर्क ये है कि सरकार उससे पैसा बचा लेगी, लेकिन आप अगर इन 27,000 स्कूलों को बंद करते हैं, और मैं मान लेती हूँ कि बहुत नहीं, चलिए 50 बच्चे ही स्कूल जाने से वंचित हो जाएंगे, तो क्या उन 50 बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नहीं आ जाएगा? अगर वो 50 बच्चे शिक्षित होंगे तो समझिए कि 50 बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 50 बच्चे अपने शिक्षा के दम पर कमा खा लेंगे, अपने शिक्षा के दम पर वो बेहतर उज्जवल भविष्य पालेंगे, अपने शिक्षा के बल पर ही वो प्रदेश के विकास में योगदान दे पाएंगे। लेकिन आप इन 27,000 स्कूलों को अगर बंद कर देते हैं और उसकी वजह से 50 बच्चे ही शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो समझिए कि आपका ये जो इरादा है, जिस वजह से आप ये सारी परियोजनाएं ला रहे हैं, ये सारे नियम ला रहे हैं, वो सबसे बड़ा फेल्योर उन 50 बच्चों के भविष्य पर एक काला चिन्ह, एक काला दाग बनकर सामने आएगा। फिलहाल कहना ये है कि प्रदेश के पास अगर संसाधनों की कमी है तो वो अलग अलग चीज़ों से पैसा कटौती कर सकती है, खास तौर पर उन चीज़ों से जो व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है जो प्रदेश और देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि जिनके पास पैसे का अभाव है वही सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। अगर आप स्कूल बंद करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो प्राइवेट स्कूलों में तो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़िए, सरकारी के दूर के स्कूल में भी भेजना छोड़ देंगे। इससे प्रदेश का शिक्षा स्तर और ज़्यादा गिर जाएगा, प्रदेश का विकास और ज़्यादा कम हो जाएगा और समाज के रूप में हम और ज़्यादा विकलांग हो जाएंगे और कुछ नहीं। ऐसे भी सरकार जो स्कूलों को बंद करने की बात कह रही है, वो सरकार के सर्व शिक्षा अभियान पर ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ना 2009 में जो लाया गया था, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 साल के हर बच्चों को शिक्षा देने की बात सरकार की तरफ से कही जाती है। ये कहा जाता है कि प्रदेश या देश का कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल का होगा उसको मुफ्त सरकारी शिक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन जब आप इस तरीके का तर्क दे रहे हैं कि 50 से कम बच्चे हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा, इस तरीके का तर्क के पीछे बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चे स्कूल जाने से पीछे हटने लगें, स्कूल ना जाएं, तो आपका ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो फेल हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर फेल हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगी, बच्चों का साक्षरता दर जो है वो कम हो जाएगा। मैंने इस मुद्दे पर एक वीडियो पहले भी बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरकारी स्कूलों को कबाड़ और भंगार क्यों बनाया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में ही अगर देख लिया जाए तो 60% प्राइवेट स्कूल और कॉलेज नेताओं के ही हैं, नेता लोग ही इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अगर सरकारी स्कूलों को कबाड़ भंगार और बंद नहीं किया गया तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी नेता जब किसी सरकारी स्कूल को बंद करने की, मर्ज करने की बात आती है तो विरोध में आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूल बंद होंगे तभी तो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ पलायन करेंगे। प्राइवेट स्कूल में आ रहा हर एक बच्चा पैसे की गड्डी के रूप में लोगों को नजर आता है। सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल में किस तरीके की धंधा उगाई की जाती है। कपड़ा आपको हमारे यहाँ से लेना है, बैग आप हमारे यहाँ से ले जाएंगे, कॉपी किताब हमारे यहाँ से ले जाएंगे, शूज़ आपको हमारे यहाँ से लेनी है, एग्ज़ाम फीस और फलाना ढिमका, हर तरीके की फीस, हर तरीके का पैसा उगाही का धंधा बन गया है प्राइवेट स्कूल। और अगर प्राइवेट स्कूल का धंधा चलता रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों को बंद करना, सरकारी स्कूलों को कम करना और सरकारी स्कूलों को कबाड़ बना देना। तो क्या सरकार अपने इन नेताओं को खुश करने के लिए या ये नेता अपने धंधे को चलाने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे हैं? ये मेरा सवाल है जो मैंने पिछले वीडियो में भी उठाया था। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं कि कौन से नेता के पास कितने प्राइवेट स्कूल हैं,
तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं आई बटन पर, और इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि एक एक नेता 100 स्कूल जो है वो चला रहे हैं। आपको पता है कि बिल्डिंगें खड़ा की गई हैं, बेंच लगाए गए हैं, लाइट एसी कमरे सब बनवाए गए हैं, तो पैसा लगा है। वो पैसा धंधा बनाकर वापस लाने के लिए ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं और कोई भी नेता विरोध में आवाज़ नहीं उठाता है। क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल जो कबाड़ भंगार हो रहे हो उसके विरोध में आंदोलन कर लें, कभी सड़क पर बैठ जाएं, धरना वरना दे दें, आमरण अनशन कर लें? लेकिन इस तरीके की चीज़ें क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकारी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते। इन्हें पता है कि गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, वो पढ़े या ना पढ़े हमें फ़र्क क्या पड़ता है। अगर वो पढ़ेगा सरकारी स्कूल में तो हमारा स्कूल नहीं चल पाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि 5 किलो राशन बंद होने पर हम चीख चीख कर चिल्लाते हैं, लेकिन ये जो स्लो पॉइजन हमें दिया जा रहा है, स्कूल बंद कर हमारे बच्चों को जो अपंग और पंगु बनाया जा रहा है, इस पर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। शायद वो मजदूर जो दिन भर कड़ाके की मेहनत करता है, शायद वो मजदूर जो कमर तोड़ मेहनत करता है, उसे शाम को नींद चाहिए होती है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर स्कूल बंद हुए, अगर उसका बच्चा शिक्षा से वंचित हुआ तो वो बेरोजगारी की वो जंजीर कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसका पिता मजदूर है, उसका बेटा भी मजदूर बनेगा। यही सरकार की सोच है, यही सरकार की साजिश है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा मजदूर ना बने, आपका बेटा भी आप ही की तरह आर्थिक परेशानी ना झेले, आपका बेटा भी उस अशिक्षा के अंधकार में ना रहे, तो आवाज़ आपको भी उठानी पड़ेगी। एक समाज के रूप में अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी आपको विरोध में बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर समाज में कम पढ़े लिखे बच्चे रहे तो समाज का विकास कम होगा। इसीलिए हमें और आपको मिलकर इसके विरोध में बोलना चाहिए। हम इसके विरोध में लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। हम बार बार सरकार से ये कहते हैं कि इस तरीके की फिजूल खर्ची को बंद करके सरकार के पास अगर पैसा है तो वो स्कूलों की तरफ ही जाना चाहिए, वो शिक्षा में ही जाना चाहिए। सरकार एजुकेशन बजट को लगातार कम कर रही है और अब तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को भेजने के लिए सरकारी स्कूल को बंद करने की बात कह रही है। मतलब ये मूर्खता नहीं तो और क्या है कि हम हाईवेज बनाने के पीछे पागल हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं सोच रहे कि वो हाईवेज पे गाड़ियां दौड़ेंगी तब जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो गाड़ियां खरीद पाएंगे तब तो। लेकिन जब हम अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, जब प्रदेश में बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब उनके पास अच्छी नौकरियां ही नहीं होंगी, तो वो हाईवेज क्या घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए होगा क्या? बड़ा सवाल है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ कि मैं प्रदेश के विकास के विरोध में नहीं हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी शिक्षा होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर होना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है आपकी ये सोच ना हो। आपकी क्या सोच है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।